अच्छा, तो हम इसको डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंट अबाउट स्ट्रेटेजिक अकाउंट। तो स्ट्रेटेजिक अकाउंट में जो हमारे पास दो तरह के अप्रोचेज हैं, एक प्रीवियस अप्रोच जो है और एक न्यू स्ट्रेटेजिक अकाउंट अप्रोच। बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान चूंकि आपको पता है कि इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जो आपके बिजनेस के बारे में बताता है कि आपका नया बिजनेस है, पुराना है, जो भी है। आपके बिजनेस के हवाले से आपको एक फॉर्मुलेशन दिया जाता है कि यार आपने क्या करना है और आप क्या करेंगे उस बिजनेस प्लान के हवाले से, फिर आप क्या करेंगे, उस बिजनेस को चलाएंगे। तो आपका 3 से 6 मंथ्स हो सकता है प्रीवियस अप्रोच में। अगर न्यू स्ट्रेटेजिक अकाउंट के हवाले से देखते हैं तो वो 2 से 3 ईयर्स का हो सकता है। और इस तरह अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस प्लान देखिए तो वो टेक्निकल प्रमोशनल प्रोग्राम भी हो सकते हैं। और उसमें जैसे अगर आपके पास न्यू स्ट्रेटेजिक अकाउंट होंगे तो उसमें आपके पास जो है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से आप देखेंगे। पर्सनल इन्वेस्टमेंट में जब आप देखते हैं तो उसमें सेल रिप्रेजेंटेटिव और परचेजिंग एजेंट्स को आप देखते हैं प्रीवियस अप्रोच में। और अगर आप न्यू स्ट्रेटेजिक अकाउंट के हवाले से देख लें तो उसमें हम सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉम बोथ कंपनीज हम देखते हैं। अब इसमें जो है आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है। वेयर जब आप स्ट्रक्चर और बिजनेस प्लान की बात करें तो उसमें आपके प्रमोशनल प्रोग्राम और जितने भी आपके ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी हो उसी स्ट्रक्चर में हम डिसाइड करते हैं। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट में आप क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव और परचेसिंग जो आपके एजेंट्स है उसको इन्वॉल्व करते हैं। और न्यू स्ट्रेटेजिक अकाउंट में जब आप देख ले तो सीनियर मैनेजमेंट और बहुत कंपनी से आप उसको इन्वॉल्व करते हैं। अब इसके अलावा जो है आपके पास अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव, जो आपका एक काम ना हो सके तो दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन होगा जिसकी वजह से आप काम कर सकते हैं। तो उसमें आप एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स, जो आपके साथ अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका लो रिस्क होता है, लिटिल चेंज उसको चाहिए होता है और वो आपके साथ काम कर सकता है। इसी तरह अगर वो उसी को आप उठा ले और फिर उसमें जो है नेशनल अकाउंट्स को आप वो हैंडल करें, मतलब मैनेजमेंट सेल, और उसमें जो है आपके नेशनल अकाउंट्स को देखें, तो उसमें आप मैनेजमेंट जो क्लोज हो कस्टमर के साथ उसको आप ज्यादा तरजीह देंगे। ठीक है। इस तरह सेपरेट सेल्स फोर्स तब आप लगाते हैं जब आपके पास कोई एग्रेसिव काम हो, कोई आपके पास एक्सपेंसिव कोई भी और अल्टरनेटिव ना हो, कोई भी प्रमोशन आपने करना है तो उसके लिए फिर आप सेपरेट सेल्स फोर्स को लगा लेते हैं। वेर सेल्स टीम जो है आपके पास वही, जब आपकी सेलिंग प्रोसेस जो है कम्प्लेक्स होता है तो फिर आप सेल्स टीम को लगा देते हैं। वेर आप अपने एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स से ज़्यादा काम ले सकते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिक अकाउंट को उठा लेते हैं तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसी वजह से आप एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स को भी उठाते हो, मैनेजमेंट सेल्स नेशनल अकाउंट को भी उठाते हो, सेल्स सेपरेट सेल्स फोर्स को भी उठाते हो और सेल्स टीम को भी उठाते हो। ठीक है। अब इसमें देख लें, जब आप फील्ड रिप्रेजेंटेटिव पे काम करते हैं तो सेल्स पर कॉल जो है उसका 5 होता है, टेली मार्केटिंग में 25 होता है। अगर आप सेल्स पर क्वार्टर को देखें 325 और इस तरह 16 25 24 सॉरी, सेल्स पर कॉल ईयर का 1300 और इसका 4500। इस तरह सेल्स पर्सन पीपल रिक्वायर 6.5 और यहाँ पर 1.2 हुआ। तो अगर आप टेली मार्केटिंग जो है उसको ज्यादा तरजीह देते हैं, मतलब टेलीफोनिक मार्केटिंग, तो उसको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कॉस्ट पर ईयर जो आपका फील्ड रिप्रेजेंटेटिव करता है उसका कितना है, ये आपका सबसे ज्यादा होता है, लेकिन टेली मार्केटिंग का कम होता है। लेकिन फिर भी आपका अकाउंट मैनेजमेंट में अगर आप सेल्स पर्सन को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से काम ना करे तो आपका नुकसान भी ज्यादा होता है। वेर टेली मार्केटिंग में आपको कम पड़ेगा। अब स्कोप ऑफ टेली मार्केटिंग क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। कस्टमर सर्विस, कंपनीज जो है आपको सर्विस देती है, मतलब आप अगर कॉल करते हैं तो उससे क्वेश्चन करते हैं तो आप कस्टमर सर्विस के हवाले से वो आपको बताते हैं। अगर आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग देख लें तो फॉर्म जो है आजकल प्रोएक्टिव होते हैं, एक रिएक्टिव होती है, एक प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब कि आपको फ्यूचर चैलेंजेस का पता है, आप उसके लिए अपने आप को पहले से बना लेते हैं। रिएक्टिव का मतलब कोई चैलेंज हो गया, मतलब कोई मसला आ जो उसके खिलाफ उसके मुकाबले आप काम करते हैं, वो रिएक्टिव बन जाता है। ठीक है। तो आपके पास टेली मार्केटर्स होते हैं, वो कॉल करते हैं, आप इस चीज़ों को फेस टू फेस सेलिंग के लिहाज से आपको देखते हैं। ये प्रोस्पेक्टिंग लीड क्वालिफिकेशन। इस तरह अकाउंट मैनेजमेंट में क्या है कि आप सेकेंडरी प्रोडक्ट लाइन और सर्विस माल कस्टमर बाय फोन देख लेते हो अकाउंट मैनेजमेंट में। और आप उसको क्या देखते हो, सेल्स पर्सन को कंसंट्रेट ज़्यादा तरजीह देते हो और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को देखते हो। इस तरह स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लाइन को देखते हो। तो ये मैनेजमेंट अकाउंट या अकाउंट मैनेजमेंट। प्रमोशन सपोर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन, एड्स, जो भी चीज़ें हैं उस पे आपने इन लोगों को बताना पड़ेगा कि इसका इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, तो ये ज़रूरी है टेली मार्केटिंग में। इस तरह इसके एडवांटेज क्या है कि यार आपका लो कॉस्ट पर सेल्स कॉल आएगा,
प्रॉफिटेबिलिटी सब स्मॉल होती है मीडियम कस्टमर, और इस तरह स्पीड टाइम जो है ज़्यादा हो जाता है। चैलेंजेस क्या है कि एक्सेप्टेंस बाय फील्ड सेल्स पर्सन, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इस तरह मैनेजमेंट और रोल ऑफ इंटरनेट का ज़्यादा है, ठीक है। अब सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन अगर इकोनॉमिक एनालिसिस हम कर लें, टोटल सेलिंग कॉस्ट आपको कितना आ रहा है, इंडिपेंडेंट एजेंट से कितना आ रहा है, ऑन सेल्स फोर्स का कितना लें, ब्रेक इवन कहाँ पर आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट और सेल्स वॉल्यूम जब जहाँ पर यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये आपका ब्रेक इवन बन जाता है। मतलब अगर जहाँ पर टोटल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और सेल्स वॉल्यूम बराबर हो जाए तो आपका ब्रेक इवन सेल्स बन जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर ऊपर जाए तो ये फिर आपका फायदा भी हो जाता है। अगर आप ओन सेल फोर्स को जितना लगाएंगे तो ज्यादा होगा, इंडिपेंडेंट एजेंट्स को इसका भी ज्यादा। लेकिन ये है कि ब्रेक इवन तब बनता है जब यहाँ पर आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स जो है आपका पूरा हो जाए तो आपका ये ब्रेक इवन कहलाता है। इसी तरह हम सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जब मार्केट कंडीशन को देखते हैं तो सेल्स एजेंट को ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि मार्केट फ्रेगमेंटेड होता है और कस्टमर डिफिकल्ट होते हैं उसको समझने के लिए। बाइंग जो है डिसेंट्रलाइज होता है और लोकल नॉलेज और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कंपनी की सेलिंग जो है क्यों फ्यू प्रोडक्ट्स पे बेस करती है, और ये यहाँ पर एक पोटेंशियल भी होता है मार्केटिंग एक्सपर्टीज के लिए इंडस्ट्री की। और कंपनी जो है वो वेल नाउन नहीं होती, उसके लिए लिटिल इक्विटी और मार्केट चाहिए। और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इजीली अंडरस्टूड होती है कमोडिटीज, और उसको समझने के लिए आपको लॉन्ग टाइम भी थोड़ा सा दरकार होता है। प्लस का जो है सेलिंग साइकिल शॉर्ट होता है और आपका ऑर्डर जो है टिपिकली इस्तेमाल होता है। इस तरह जरूरी नहीं है कि आप टाइटली कंट्रोल कर ले सेलिंग ऑफर को, लेकिन ऑनगोइंग सपोर्ट एक्टिविटीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप देख लें, क्योंकि उसके लिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन और ये सपोर्ट, ये सारा चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें देख ले तो मार्केटिंग और सेल्स में अगर आप देख लें तो आपके मार्केटिंग, कस्टमर अवेयरनेस, ब्रांड कंसिडरेशन और ब्रांड प्रेफरेंसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप सेल्स की बात करते हैं उसमें से परचेज इंटेंट, परचेज, कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर एडवोकेसी की जरूरी है। तो दोनों में, मार्केटिंग और सेल्स दोनों में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी तरह आपके पास ये सारा डिटेल हो। अभी देख ले की अकाउंट सेल्स टीम एट एरिक्सन, कंट्री प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर सपोर्ट, इस तरह ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर, अकाउंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, अकाउंट कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर, इस तरह अकाउंट कोऑर्डिनेटर। तो किसी भी सेल्स टीम ऑर्गेनाइजेशन के लिए तकरीबन अगर आप सिमिलरिटी में रख लें तो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है और इस तरह का टीम जरूरी है ताकि वो अपने काम को सही तरीके से समझे और उसको आगे ले जाए। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। दानियाल, if you are here, I would like to ask you a question. जी दानियाल, आप यहाँ पर हैं? जी दानियाल, दानियाल जी जी, आपसे एक मिनट। दानियाल आपसे सवाल मेरे ये है कि आपका सेल्स फोर्स टीम कोई है? अगर है तो किस तरह का है? कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, सेल्स असिस्टेंट है, जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सेल्स फोर टीम्स। सेल्स टीम के हवाले से कोई सेल्स टीम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो किस तरह का है, कौन सा स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं, तो वो जरा हमें बताए कि कौन सा स्ट्रक्चर है उन लोगों का। जो मेरे अंडर टीम है वो फिर ऑर्डर बुकर्स आ जाते होते हैं, देन मैं रिपोर्टिंग हूँ लाइन मैनेजर को, हमारी सेल्स टीम है। देन आगे हमारे मैनेजर्स चलते रहते हैं, लाइन मैनेजर्स जो होते हैं उनकी इस तरह की टीम है। जो हमारी जो डाउन फील्ड फोर्स है, अच्छा, पूरी फील्ड फोर्स होती है। मैं ये होता है कि ऑर्डर बुकर्स हमारी फील्ड फोर्स है, उसमें ठीक सेल्समैन भी है। है, ऑर्डर बुकर्स भी है, ये चीज़ है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हमारा सारा कंप्लीट। अच्छा ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से कोई आपको मिलता है कि आपको बताएं कि यार ये चीज़ इस तरह का सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है? अर्ली अब थोड़ा रिपीट करेंगे, थोड़ी आवाज़ आपको स्लो आ रही है। नहीं, टेक्निकल सपोर्ट कोई बंदा है आपको, आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में, जब आपको बताएं कि ये सही है, ये गलत है? नहीं, वो तो हमारी कंपनी में बैठे होते, रिपोर्टिंग चेक कर रहे होते हैं। लड़के हमारे हैं तो वो सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। मोबाइल वगैरह हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं इनके पास, तो वो उस पे जो है सब कुछ काम करते हैं। उनकी तरफ से कोई इशू आ जाए तो फिर अच्छा हमें डेली मेल्स वगैरह में रिपोर्टिंग हमें आ जाती थी उनकी, कि इनकी ये खराब है, रूटीन इनकी खराब है, इनकी कवरेज खराब है, ये इसमें इशू आ रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक जी, है। तो वही अच्छा टेक्निकल टीम ऊपर बैठी होती है, अच्छा, दिस इज द वो एंड सब ऑफ ओवरऑल योर देख होती है। दिस इज द एंड ऑफ योर मिड टर्म कोर्स। और मैं आप लोगों को पेपर के यस हवाले से मैं बता रहा था कि पेपर इस तरह के हैं कि आपके या ट्रू एंड फॉल्स होंगे, क्योंकि मैंने तो ट्रू एंड फॉल्स जी, किए है ना। आपके पेपर ठीक में है, ट्रू एंड फॉल्स होंगे और इसके अलावा जो चलिए। है आपका
2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 10-10 नंबर का है ना, ट्रू एंड फॉल्स 10 होंगे, ठीक है, उसके अलावा जो 30 है मार्क्स पेपर है ना? जी 30 में, और उसमें आपके 2 क्वेश्चन इस तरह के हैं कि आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से मुराद ये है कि एक ऐसी स्टोरी दी गई कि यार इसको एक्सप्लेन करें, उसको थोड़ा सा आप डिटेल में डिस्कशन करें, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। इस तरह एक और ठीक है। सिनेरियो होगा, उसको अपना डिस्कस करना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ें, इसमें कौन सी चीज़ों की एडिशन ज़रूरी है, नहीं वो और उसको लाइक डिस्कशन। रियल रियल बात सुने एक्चुअली, वो जी रियल टाइम है कि नहीं, लाइक सब्जेक्टिव पे कोर्स सही है सब कुछ? नहीं, सब्जेक्टिव टाइप है दोनों क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने एक केस स्टडी टाइप है, उसको आपने डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक जी, है। वही आपने इस चीज को उठा के आपने करना है, इसके तकरीबन आप उसी स्लाइड से उठाएंगे सारी चीजों को और उसको वहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें अपने अल्फाज आप डालेंगे कि इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का क्या नहीं तो मतलब है, और केस इसमें कोई स्टडी हमें हमें दी हुई होगी ना पर? मैंने तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी केस स्टडी शेयर की थी। हाँ केस इसको स्टडी थोड़ा शेयर सा की थी हमने, कोई उसके दो कुछ तीन स्टेप्स है, पहले। उसी स्टेप्स के हवाले से, क्योंकि वही केस स्टडी तो नहीं आएगी, लेकिन उसी तरह की आप उसमें स्टेप्स डालेंगे, उसी से आएंगी ना तकरीबन वहाँ। ठीक है ठीक है ना, तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। पेपर पैटर्न है। कोई और सवाल हो हम्म। तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं अच्छा यही एम्बिगुइटी ऐसा कुछ नहीं है सन, फिर तो होगी ठीक कुछ है। पूछ लेंगे, लेकिन बस ये पैटर्न कंफर्म करना। ये सिर्फ आपका पैटर्न है कि नहीं सेम बाकी जो पेपर्स हैं नहीं, उनका भी सेम पैटर्न और है? का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ओके। जी, चलिए जी, ठीक है पेपर के लिए तैयारी ओके। करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक ओके फॉर योर थैंक नेक्स्ट फॉर योर पेपर्स। थैंक यू। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।